हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारी जो हिंदी की क्लास लगातार चल रही है, उसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहता है प्रगतिवादी काव्य। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगातार हमारी क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिल रही हैं और आज ये हमारी क्लास रहेगी 52, जिसमें हम प्रगतिवादी काव्य पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये लगातार उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के जो सिलेबस मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये लगातार क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। और साथ ही दोस्तों, इससे पहले हमारे 51 क्लासेस जो हो चुकी हैं, उनको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपको लगातार इस क्लास का भी जो है इंट्रोडक्शन आपको वहीं से मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के पूरे सिलेबस का जो है पाठ्यक्रम हमारे ये द्वारा प्राप्त होता रहेगा। और साथ ही व्याख्यान के साथ साथ प्रत्येक व्याख्यान के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलते रहेंगे। तो आपकी एक प्रिपरेशन काफ़ी मजबूत बनेगी इससे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये केवल आपके लिए किया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान दें कि ज़रूर इस पर जो है कंटिन्यू हमारी क्लास को अटेंड करके आप हमें भी मोटिवेट करते रहें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर देते रहिएगा। तो दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य जो है छायावादोत्तर युग के बाद का जो समय है, उसमें प्रगतिवादी काव्य आया। हालांकि छायावादोत्तर समय जो है वही प्रगतिवादी काव्य को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब हम जो है इसमें अभी तक हम इसको युग के आधार पर पढ़ रहे थे। छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग, द्विवेद युग, इससे पहले हमने सारे युगों को पढ़ चुके हैं। तो अब प्रगतिवादी काव्य पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर प्रगतिवादी काव्य की बात करें तो हिंदी साहित्य की वह धारा है जिसमें कवियों ने समाज की वास्तविक समस्याओं, अन्याय, शोषण, असमानता और स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को स्वर दिया था। यानी कि इस काव्य के अंतर्गत जो कवि थे, उन्होंने वास्तविक समस्याओं से अवगत कराया, जो समाज की जो वास्तविक समस्याएं थी उससे अवगत कराया। साथ ही अन्याय और शोषण तथा असमानता के विरुद्ध इन्होंने जो है कविताएं लिखी। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन को की चेतना जगाने के लिए अपने जो मधुर स्वर थे उसके द्वारा इन्होंने जो है अपने काव्य रचना के द्वारा इन्होंने राष्ट्र की भावना को जो है प्रेरित किया था और राष्ट्रीय चेतना का विकास लोगों तक किया था। यह धारा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और उसके साथ ही ये जो है प्रगतिवादी काव्य की रचना हुई और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को स्वर दिया गया था। दोस्तों, अगर हम प्रगतिवादी काव्य को अगर हम परिभाषित करें तो यह वह साहित्य है जिसमें जीवन की यथार्थ समस्याओं का चित्रण हुआ और साहित्य को समाज परिवर्तन का साधन माना गया। तो ये प्रगतिवादी काव्य का साहित्य है जिसमें जीवन को क्या माना गया दोस्तों, यथार्थ समस्याओं का चित्रण हुआ इसमें, और साथ ही साहित्य को समाज परिवर्तन का एक साधन के रूप में बनाया गया था। इस काव्य धारा का मुख्य जो प्रगतिवादी काव्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था दोस्तों? इस काव्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाज में न्याय, समानता और क्रांति की चेतना को फैलाना। ठीक है, तो जो सामाजिक न्याय और समानता और क्रांति की चेतना को फैलाना इस काव्य का मुख्य उद्देश्य था। साहित्य को जनजीवन की पीड़ा से जोड़ना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि हिंदी साहित्य को उस समय की जो जनजीवन की पीड़ा थी उसके साथ जोड़ना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, और उस समय की वर्तमान जो स्थितियां थी उन स्थितियों को जो है प्रत्यक्ष करना और अपनी कविताओं के माध्यम से उसको प्रस्तुतिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। इसके अलावा दोस्तों, कला को लेकर कल्पना नहीं बल्कि जनता का हथियार बनाना इस काव्य का मुख्य उद्देश्य था। तो जनता को अपनी कलात्मकता को दिखाने का यहाँ पर
काव्य के माध्यम से प्रेरित करने का इस प्रगतिवादी युग का मुख्य उद्देश्य रहा है। बात करते हैं दोस्तों इस काव्य प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही। पहली बात है यथार्थवाद पर बल दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया, यथार्थवाद पर बल दिया गया, जीवन की सच्चाइयों का चित्रण किया गया था। ठीक है, तो प्रगतिवादी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जीवन की सच्चाइयों को बिल्कुल प्रदर्शित किया गया था, यानी कि यथार्थवाद पर पूरी तरीके से बल दिया गया था। इसके अलावा शोषित वर्ग की आवाज़, यानी कि जो किसान, मजदूर, स्त्रियां और दलित समाज था, उसको उस शोषित वर्ग की आवाज़ बनना इन कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा था। तो प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत किसान, मजदूर, स्त्रियां और दलित समाज के प्रति जो है काफ़ी इनको ऊपर उठाने के लिए, इस शोषित वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए जो काव्य धारा से जुड़े हुए लोग थे, यानी कि जो कविताएं लिख रहे थे, उन्होंने इनकी आवाज़ को बुलंद करने वाली कविताओं को यहाँ पर महत्व दिया था। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, इसमें क्रांतिकारी चेतना का जो है विकास किया गया। अन्याय और शोषण के विरोध में विद्रोही स्वरों को इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत रखा था। इसके अलावा राष्ट्रीयता की भावना, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम और साम्राज्यवाद का विरोध इनके काव्य रचनाओं के अंतर्गत है। स्वतंत्र उस समय भारत परतंत्रता की बेड़ियों से जो है जकड़ा हुआ था, उसको स्वतंत्रता लाने के लिए उस समय की जनता को प्रेरित करने के लिए इन्होंने काव्य रचनाएं की थी और साम्राज्यवाद का विरोध पर इन्होंने बल दिया था। इसके अलावा सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि लोक जीवन से जुड़ी हुई सरल और सहज भाषाओं का प्रयोग करके जनता तक पूरी आवाज़ को उठाने का इनका जो है मुख्य उद्देश्य इन कवियों का रहा था। अब बात करते हैं दोस्तों इस समय के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या थीं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इन्होंने जो है जो रचनाएं की थी, एक तो कुकुर मुत्ता है इनकी रचना, राम की शक्ति पूजा। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मुख्य रचनाएं थी, कुकुर मुत्ता और राम की शक्ति पूजा। इसके अलावा नागार्जुन की जो रचनाएं थी दोस्तों, वो थी भोजपुर और प्यारा कस्बा बेतिया। ठीक है, प्यारा कस्बा बेतिया भी नागार्जुन की प्रमुख रचना थी। इसके अलावा त्रिलोचन की जो रचना थी दोस्तों, वह है धरती। धरती जो है त्रिलोचन की मुख्य रचना इसमें रही है। इसके अलावा इस समय के जो काव्यकार थे केदारनाथ अग्रवाल, तो इनकी जो रचना है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल की मुख्य रचना इस काव्य धारा के अंतर्गत रही, प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत युग की गंगा। इसके अलावा दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना रही है, कुछ कविताएं इनकी रचनाएं रही हैं। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध भी इस प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख काव्यकार रहे हैं, जिनका मुख्य जो रचना है वह है चाँद का मुँह टेढ़ा। इसके अलावा रामविलास शर्मा हैं दोस्तों, जिन्होंने आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इस समय के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। कौन कौन रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अलावा इन जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं, इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल हैं और शमशेर बहादुर सिंह हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और रामविलास शर्मा इस समय के प्रमुख रचनाकार रहे हैं प्रगतिवादी काव्य के। अब बात करते हैं दोस्तों प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख जो महत्व रहा है वो क्या रहा है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो दोस्तों साहित्य को जीवन और समाज की वास्तविकता से इन्होंने जोड़ा है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस काव्य रचनाएं हुई इसमें प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत इन्होंने साहित्य को जीवन और समाज की वास्तविकता से जोड़ा और साथ ही इसे मनोरंजन का साधन न मानकर समाज परिवर्तन का एक माध्यम बनाया था। ठीक है, तो काव्य को इन्होंने केवल मनोरंजन के तौर पर नहीं लिया, बल्कि इसको जो है मनोरंजन का साधन न मानकर समाज को परिवर्तन करने का एक माध्यम बनाया, यानी कि एक औजार के रूप में इन्होंने इसका उपयोग किया था। इसके अलावा जनता की आवाज़ को काव्य रूप में व्यवस्थित करके स्थापित किया था, यानी कि जो जनता की आवाज़ थी, जनता की जो समस्याएं थी, उसको इन कवियों ने काव्य के रूप में जो है पिरोया और उसके बाद उनकी रचना को जो है काव्य के रूप में जो है जनता तक स्थापित किया था। तो ये जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्य
काव्यकारों यानी कि जो कवि थे इनके प्रमुख महत्व इसके अंतर्गत रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा प्रगतिवादी काव्य पर आधारित व्याख्यान। आई होप आपको व्याख्यान अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपका संपूर्ण सिलेबस का इसी प्रकार के नोट्स के माध्यम से आपको पूरी स्टडी देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दे दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और जो थोड़ा इससे हटके भी होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें भी हमने इसमें रखा है। तो इसलिए जो है पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य में अगर प्रगतिवाद की शुरुआत की बात करें दोस्तों, ऑप्शन है 1926, 1930, 1936 या 1942। तो दोस्तों प्रगतिवादी जो काव्य है उसकी शुरुआत 1936 से ही मानी जाती है। ये छायावादोत्तर युग का भी समय है दोस्तों, और इसी के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्य की रचना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम में आया हुआ भी है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी, ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, पटना या दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है लखनऊ। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और ये हुई थी 1936 में। ठीक है दोस्तों, 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रगतिवादी काव्य का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों, आपने डिटेल में इसको पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हम बात करें कल्पना की प्रधानता, बिल्कुल गलत। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, यही बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक यथार्थ का चित्रण प्रगतिवादी काव्य का मुख्य उद्देश्य रहा था। इसके अलावा सौंदर्य का उपभोग, बिल्कुल गलत है। अलंकारों की रचना, ये भी गलत है। तो प्रगतिवादी काव्य का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, वो था सामाजिक यथार्थ का चित्रण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? तो दोस्तों यहाँ पर चार कवियों के नाम दिए गए हैं और कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? ऑप्शन है निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन या मुक्तिबोध। तो दोस्तों ये जो रचना है दोस्तों, ये है निराला की। ठीक है, ये जो है निराला की प्रमुख रचनाओं में जानी जाती है। तो कुकुरमुत्ता जो रचना है दोस्तों, वह है निराला की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रगतिवादी काव्य में किस वर्ग की पीड़ा को अधिक चित्रित हुई है? तो दोस्तों इस काव्य धारा प्रगतिवादी काव्य में हमने अभी चर्चा की थी कि यहाँ पर किसान, मजदूर और स्वतंत्रता से संबंधित विचारों को ज़्यादा व्यक्त किया गया था, क्योंकि महिलाओं यानी कि स्त्रियों, किसान और मजदूरों की आवाज़ों को उठाया गया था। तो यहाँ पर किस वर्ग की पीड़ा को चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन राजाओं की बिल्कुल गलत, श्रमिक किसानों की बिल्कुल सही है, देवताओं की भी गलत है, वीरों की ये भी गलत है। जबकि वीरों की इसमें पीड़ा को चित्रित नहीं किया गया था, जबकि वीरता का भाव लाया गया था, जो स्वतंत्रता की ओर जो है जनता को अग्रसित कर सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मेनली जो पीड़ा चित्रित हुई थी वो श्रमिक, किसान, मजदूर और साथ ही दोस्तों स्त्रियों की पीड़ा को यहाँ पर चित्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धरती काव्य संग्रह के कवि कौन हैं? तो धरती जो काव्य संग्रह है दोस्तों, वो किसकी रचना है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल गलत है। शमशेर बहादुर सिंह भी गलत है दोस्तों, नागार्जुन भी गलत है। तो धरती जो काव्य संग्रह है दोस्तों, वह है त्रिलोचन की रचना। तो त्रिलोचन की काव्य संग्रह है धरती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, निराला, पंत या राहुल सांकृत्यायन। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो का पहला अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य किस धारा के बाद आया था? तो प्रगतिवादी काव्य जो है किस धारा के बाद था दोस्तों? ऑप्शन है रीतिकाल, छायावाद, भक्ति काल या आदिकाल। तो दोस्तों छायावाद के बाद जो छायावादोत्तर युग आया था वही प्रगतिवादी काव्य की नींव है। तो इसलिए जो है छायावाद के तुरंत बाद जो है प्रगतिवादी काव्य जो है आया था, यानी कि छायावाद के बाद छायावादोत्तर युग आया था 1936 में, और यही प्रगतिवादी काव्य की रचनाओं को बल देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि छायावाद के बाद ही प्रगतिवादी काव्य धारा की रचना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, राम की शक्ति पूजा किस काव्य धारा से संबंधित है? तो राम की शक्ति पूजा किस काव्य धारा से संबंधित है पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो राम की शक्ति पूजा जो है ये संबंधित है दोस्तों, ये है आपका प्रगतिवाद से संबंधित होगा, क्योंकि टॉपिक हमारा प्रगतिवाद चल रहा है और इसके अंतर्गत हमने राम की शक्ति पूजा पर चर्चा की थी अभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवाद का नारा क्या था? तो प्रगतिवाद का नारा क्या था दोस्तों? ऑप्शन है कला के लिए कला, या कला के लिए जीवन, जीवन के लिए कला, या कला ही जीवन है। तो दोस्तों प्रगतिवाद का जो नारा था वो था जीवन के लिए कला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिवाद का जो नारा है वह है जीवन के लिए कला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि को बाबा नागार्जुन कहा जाता है? तो कौन से कवि हैं जिनको बाबा नागार्जुन की संज्ञा दी गई है? तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर त्रिलोचन, निराला, नागार्जुन या शमशेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबा नागार्जुन को जो है नागार्जुन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, युग की गंगा किस कवि का संग्रह है? तो युग की गंगा जो संग्रह है दोस्तों किसकी है? ऑप्शन है शमशेर, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन। तो युग की गंगा जो संग्रह है दोस्तों वह है केदारनाथ अग्रवाल का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रगतिवाद का प्रत्यक्ष संबंध किस विचारधारा से है? तो प्रगतिवाद का प्रत्यक्ष संबंध किस विचारधारा से लिया गया है? ऑप्शन है मार्क्सवाद, गांधीवाद, आचार्यवाद या अध्यात्मवाद। तो प्रगतिवाद का जो प्रत्यक्ष संबंध है दोस्तों वह है मार्क्सवाद से। किससे? मार्क्सवाद से संबंधित है प्रगतिवाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कुछ कविताएं किसकी रचना है? कुछ कविताएं जो रचना है किसकी है दोस्तों? ऑप्शन है शमशेर सिंह बहादुर सिंह, इसके अलावा निराला, नागार्जुन या त्रिलोचन। तो कुछ कविताएं जो रचना है दोस्तों किसकी है, वो है शमशेर बहादुर सिंह की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ कविताएं जो रचना है दोस्तों वह है शमशेर बहादुर सिंह की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रगतिवादी कवि समाज में किसके विरोधी रहे? तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वो समाज में किसके विरोधी रहे थे? ऑप्शन है असमानता और शोषण, प्रेम और करुणा, सौंदर्य और कला, आध्यात्म। तो दोस्तों जो प्रगतिवादी कवि थे उन्होंने समाज की किन कुरीतियों का विरोध किया था? उन्होंने किया था समाज में असमानता और शोषण के विरुद्ध, इन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी अपनी कविताओं के माध्यम से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजपुर रचना किस कवि की है? तो भोजपुर रचना किस कवि की है, अभी अभी हमने क्लास में भी चर्चा की है। तो ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध या शमशेर। तो दोस्तों भोजपुर जो रचना है यह है नागार्जुन की। किसकी? नागार्जुन की रचना है दोस्तों भोजपुर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, धरती काव्य संग्रह में मुख्यतः क्या चित्रित है? तो धरती जो काव्य संग्रह है दोस्तों इसमें क्या चित्रित किया गया है? ऑप्शन है प्रकृति सौंदर्य, किसान जीवन, युद्ध या भक्तिभाव। तो धरती जो काव्य संग्रह है दोस्तों इसमें मुख्यतः जो चित्रित किया गया है वो किया गया है किसान का जीवन। तो किसान का जीवन जो है दोस्तों धरती काव्य संग्रह के अंतर्गत मुख्यतः चित्रित किया गया है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रगतिवादी काव्य में भाषा की क्या विशेषता रही। तो प्रगतिवादी जो काव्य है दोस्तों, इसके अंतर्गत भाषा की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ या आडंबरपूर्ण, सरल और जनसाधारण की, या फारसी मिश्रित। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि प्रगतिवादी काव्य की जो रचना हुई थी 1936 के बाद थी, और इसके बाद जो रचनाएं हुई थी ये सरल और जनसाधारण की भाषा पर आधारित थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, जो भी रचनाएं 1900 के बाद हुई हैं इनमें अधिकांश जो है सरल और जनसाधारण की भाषा पर आधारित रही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, गजानन माधव मुक्तिबोध किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं किस काव्यधारा के कवि हैं दोस्तों। ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या छायावाद। तो दोस्तों ये जो कवि हैं ये हैं प्रगतिवाद के कवि के रूप में जाने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रामविलास शर्मा किस धारा के महत्वपूर्ण कवि आलोचक थे। तो रामविलास शर्मा दोस्तों ये कवि आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, और ये किस धारा के प्रमुख कवि आलोचक थे। ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, रीतिवाद या प्रयोगवाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो प्रगतिवाद है, और रामविलास शर्मा दोस्तों प्रगतिवाद के प्रमुख कवि आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कला जीवन के लिए का सिद्धांत किस धारा से जुड़ा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कला जीवन के लिए ये जो सिद्धांत है किस धारा से जुड़ा है, ये जुड़ा है दोस्तों प्रगतिवाद से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवाद का सर्वाधिक प्रभाव किस दशक में दिखाई पड़ा। तो किस दशक में प्रगतिवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा दोस्तों। ये रहा था 1940 के दशक में। ठीक है दोस्तों, तो 1940 के दशक के दौरान प्रगतिवाद का सर्वाधिक प्रभाव जो है दिखाई दिया था। तो ये ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रगतिशील लेखक संघ का आरंभिक सूत्रधार कौन माना जाता है। तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो सबसे प्रारंभिक सूत्रधार माना जाता है दोस्तों, माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ही जो है प्रगतिशील लेखक संघ के सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुकुरमुत्ता में किसका व्यंग्यात्मक चित्रण है। तो दोस्तों यहाँ पर कुकुरमुत्ता जो काव्य रचना है उसमें किस किसका व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है दोस्तों। तो ये किया गया है शोषक वर्ग का। ठीक है दोस्तों, जो शोषक वर्ग था उसका जो है यहाँ पर व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। तो ये जो है समाज के लिए काफ़ी अच्छा रहा था, क्योंकि शोषक वर्ग को जो है यहाँ पर व्यंग्यात्मक तौर पर जो है प्रदर्शित किया गया था कुकुरमुत्ता के अंतर्गत। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धरती संग्रह किस कवि की किसान चेतना का परिचायक है। तो धरती जो संग्रह है दोस्तों वो कौन किसान चेतना का परिचायक है। तो ये है दोस्तों त्रिलोचन की। किसकी, त्रिलोचन की काव्य रचना है, और इन्होंने किसान चेतना को जो है इसमें जगाया है। धरती संग्रह के माध्यम से इन्होंने किसानों के शोषण और उनको जागृत किया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रगतिवादी काव्य के मूल प्रेरणा किससे मिली। तो प्रगतिवादी काव्य की जो मूल प्रेरणा मिली थी किससे मिली थी दोस्तों। ऑप्शन है गांधीवाद बिल्कुल गलत, आध्यात्मवाद से भी नहीं, राष्ट्रवाद से भी नहीं दोस्तों, ये मिली थी मार्क्सवाद और समाजवाद से। ठीक है दोस्तों, तो प्रगतिवादी काव्य के जो मूल प्रेरणा स्रोत हैं वो है मार्क्सवाद। कौन है, मार्क्सवाद दोस्तों, ये जो है प्रगतिवादी काव्य का मूल प्रेरणा का स्रोत रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कुछ कविताएं किस काव्यधारा की देन है। तो कुछ कविताएं जो हैं ये किस किस काव्यधारा की देन है।
ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो ये कुछ कविताएं जो काव्यधारा की देन है दोस्तों, ये है प्रगतिवादी काव्यधारा की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों ने साहित्य को किससे जोड़ा है? तो प्रगतिवादी जो कवि हैं उन्होंने साहित्य को जोड़ा है दोस्तों सामाजिक यथार्थ से। सामाजिक यथार्थ को महत्व दिया था प्रगतिवादी कवियों ने। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रगतिवाद के कवियों ने किन किन विषयों पर कविताएं लिखी थी? प्रगतिवादी कवियों ने दोस्तों शोषण, अन्याय, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित कविताएं लिखी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और लगातार इसमें हमने इंक्लूड किया है दोस्तों। दोस्तों ये नोट्स बनाने में और इतने सारे ऑब्जेक्टिव तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए आप इस समय के महत्व को समझते हुए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोरल बढ़ाते रहिएगा, जिससे हमें लगातार इसी प्रकार के आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार क्लासेस आपको देखने को मिल सकती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, प्रगतिवादी काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा समाज पर? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि समाज परिवर्तन की चेतना का इसके अंतर्गत विकास हुआ था। तो इनकी जो काव्य रचनाएं थी प्रगतिवादी काव्य लेखों कवियों की, इन्होंने जो है समाज में परिवर्तन के लिए जो चेतना जगाई थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस क्लास को पूरा वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अपने हिंदी वाले साथियों को ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मैक्सिमम लोगों को शेयर करके आप हमारा मनोबल यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अदर प्रकार के कंटेंट भी हमारा देख सकते हैं। तो इससे इसलिए जो है अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।